हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो जो हमारी जो सीरीज़ है, इंडी गेम सीरीज़ है, उसको हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे। और इसमें रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे थे। तो आज टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष पूछे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे संबंधित तथ्य तथा करंट न्यूज़ को भी देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिल सके। तो इसके पहले हमारे इसके 14 पार्ट आ चुके हैं, 14वां पार्ट है और ये वीडियो जो है उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज ये सारे क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग या ऑप्शन डी नाभिक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोशिका। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं कि कोशिका अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये अध्ययन जो है बहुत बार पूछा गया है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था सन 1965 में। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो ये स्टैटिक फैक्ट था कुछ जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपको बताना है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ऑप्शन में देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त या ऑप्शन डी बृजेश्वर। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चाणक्य से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो चाणक्य का एक और अन्य नाम था जो कौटिल्य था। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये दोनों चाणक्य के नाम थे और ये चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। और राजनीति से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि बहुत फेमस बुक है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी गई थी तो उसका नाम इंडिका है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतिहास से है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ये है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 ईस्वी में की गई थी और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये उन्होंने 1815 ईस्वी में किया था। तो अगला देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो थे वो ज्योतिबा फुले जी थे, जो कि एग्जाम में पूछे हुए सारे ये क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे तथा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्रह्म समाज से संबंधित देख लेते हैं। एक था भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी थे। तो ये आपको इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं इसको साथ में लेकर आया हूँ। भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज दक्षिण भारत में और ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो मेन जो ब्रह्म समाज थे उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और आदि ब्रह्म समाज एक था जिसके संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे तथा ब्रह्म समाज दक्षिण भारत में श्री रामालू नायडू ने स्टार्ट किया था। इन्हों समाज का संस्थापक माना जाता है दक्षिण भारत में। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चारों में, इसको आपको डिटेल वाइज देख लेना है कि कौन सा पूछा जा रहा है। अगर ब्रह्म समाज केवल पूछा जा रहा है तो उसका जो हो जाएंगे वो संस्थापक राजा राम मोहन राय। और
अगर भारतीय ब्रह्म समाज है तो केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, और ब्रह्म समाज दक्षिण भारत तो श्री रामालू नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों से संबंधित है। निम्न नदियों में कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? पश्चिमी घाट में से निकलती उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है सोन या ऑप्शन डी है घग्गर। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट में से निकलती है। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है, तो यही आपका ऑप्शन सही था। और अदर फैक्ट देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पास से हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। सोन नदी के बारे में, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। और घग्गर नदी जो कि भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो शिवालिक श्रेणियों से होता है। तो भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है नदी घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? आपको बताना है कि इनमें से सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, सतीश चंद्र बोस या फिर एसएन बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, जानकी नाथ बोस। अब नेताजी के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट। इनको प्यार से नेताजी कहते थे सुभाष चंद्र बोस, और इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा के कटक में हुआ था, उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। और इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया था सन 1943 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी अपना 1939 में की थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। तो इनकी मृत्यु के विषय में जो है संशय अभी प्रमाणित नहीं है। तो ये था नेताजी के बारे में कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? धातु बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांस्य या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा चांदी। चांदी जो धातु है वो नोबेल धातु होती है। अब नोबेल धातु किसे कहते हैं? वह धातु हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उसे नोबेल धातु कहते हैं। तो नोबेल धातु और कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो इनमें गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और मरकरी है, जो कि नोबेल धातु या उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। और सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम धातु है। प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु होती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे जो है फैक्ट जो हैं वो स्टैटिक्स के रिलेटेड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज जो कि टाइटैनिक था वो बहुत प्रसिद्ध था, ये किस देश का है? तो यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो ये जो आपका था वो ग्रेट ब्रिटेन का था टाइटैनिक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि मारियाना ट्रेंच या किस महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब मारियाना गर्त से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मारियाना गर्त की लंबाई जो है वो 11,222 मीटर है। और अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त पाया जाता है, स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त है? प्यूर्टो रिको गर्त। और सुंडा गर्त जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। और पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच से गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं स्टैटिक फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए है टिबिया, ऑप्शन बी है ट्रेपीजियम, ऑप्शन सी है स्टेपीज, ऑप्शन डी है जांघ की हड्डी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान में उपस्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। टिबिया जो है, टिबिया हड्डी वो मनुष्य के पैर के घुटने के नीचे की हड्डी जो होती है लंबी सी, वो उसे टिबिया कहते हैं। और ट्रेपेजियम हड्डी जो है वो हाथ के भीतर पाई जाने वाली हड्डी है। बाकी हड्डियों से संबंधित देख लें। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और कुल हड्डियां मनुष्य में 206 हैं। स्टेपीज कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा, आपको बताना है कि पीछे की ओर उड़ता है जो एक पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो ऑप्शन ए है हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी अल्बाट्रोस, ऑप्शन डी बाज। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। और नकल करने में कुशल पक्षी जो है वो लायर बर्ड, ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ी शिकारी पक्षी है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलों में मिलता है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी काला। तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीला। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम जो है वो श्रिंगमीन है। श्रिंगमीन भी कहा जाता है इसका प्रचलित फेमस नाम। और इसमें श्वसन की क्रिया जो होती है वो गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, गिल्स या टिनिडिया द्वारा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा, ये पूछा गया है 2016 के NTPC पेपर में, जो कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा सिडनी। सिडनी शहर जो ऑस्ट्रेलिया का है सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ये नदी है जो कि इसका नाम ही डार्लिंग है। तो डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी शहर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित राजधानी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो कैनबरा है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ये आपको याद रखना है। और पर्थ शहर जो है वो स्वान नदी के किनारे बसा है, स्वान नदी के किनारे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु में इसरो भी है। इसरो का मुख्यालय जो है वो भी बेंगलुरु में है। और इस समय इसरो के जो हेड हैं वो के सिवान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे संबंधित कुछ संस्थान जो देख लेते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय इसका भी कानपुर में है। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान का मुख्यालय चेन्नई में। क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आने की संभावना भी है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के संदर्भ में LAN LAN का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। LAN का फुल फॉर्म, तो LAN का फुल फॉर्म जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। कुछ फुल फॉर्म है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको मैं लेकर आऊँ। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
और WAN 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 मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो पृथ्वी का जल चक्र जो है वो सूर्य के द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी पार्ट, ऑप्शन सी सूर्य। अब इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी है और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है जिस पर केवल सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है। अगला क्वेश्चन है ONGC का मुख्यालय कहाँ है। ONGC का मुख्यालय आपका जो पड़ता है वो देहरादून में है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ONGC का मुख्यालय देहरादून। कुछ कंपनी और हैं जिनके मुख्यालय बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और CIL का मुख्यालय कलकत्ता में है और OIL का मुख्यालय डुलियाजन जो कि आपका असम में पड़ता है, तो ये उसका यहाँ मुख्यालय है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है अगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन बी सिडनी शेल्डन, ऑप्शन सी एनिड ब्लाइटन और ऑप्शन डी JK रोलिंग। तो रॉबर्ट गालब्रेथ को JK रोलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी हॉकी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बैडमिंटन से जुड़ा कप और भी जो है उसको भी देख लेते हैं। नौरंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दिवस कप, तो ये तीनों जो है बैडमिंटन से जुड़े हैं और एक थॉमस कप है जो कि चारों बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। और बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, तो ये आपको याद रखना है। हॉकी से संबंधित कप देख लेते हैं। बेटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है परमाणु संलयन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा विद्युत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संलयन। परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, बताना स्तनपायी जानवर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल या ऑप्शन डी नर हैमर हेड शार्क। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं और इसको जो परिभाषित किया था उनका नाम था आर्थर ट्रांसले। आर्थर ट्रांसले ने इसको परिभाषित किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार 2020 का इसका जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये आपको याद रखना, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है मैंडरिन, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भाषा जो बोली जाती है वो है आपका इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है दूसरी नंबर पर आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इससे संबंधित और देख लेते हैं। पहली भाषा जो है बोली जाती है वो मैंडरिन है, मंदारिन इसे कहते हैं मैंडरिन को। तो ये सबसे ज़्यादा चीन जो चाइना का है भाषा वो मंदारिन है, तो सबसे ज़्यादा भाषा ये बोली जाती है, नंबर 1 पर है। दूसरी भाषा जो है वो अंग्रेजी है नंबर 2 पे, और तीसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली है वो हिंदी है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत जो उस किसने दिया था। तो इसमें जो विकास का सिद्धांत दिया था वो चार्ल्स डार्विन थे वैज्ञानिक। तो इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक हैं न्यूटन, आइंस्टीन, डिकेंस, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में डिस्कस विस्तार से किया हूं, तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है। लाइट पेन के बारे में बताना है, माइक्रो टिप पेन है या इनपुट डिवाइस है या अंधेरे में लिखने के लिए पेन है या भार रहित पेन है। तो लाइट पेन जो होता है वो इनपुट डिवाइस एक होता है एक प्रकार का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस और कौन कौन से हैं, स्कैनर है, कीबोर्ड है, वेब कैमरा है, ये सारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर सारे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको बताना है। ये करंट से न्यूज है संबंधित है, ये 2016 में पूछा गया था, तो उस समय टी.एस. ठाकुर थे, तो ऑप्शन ए सही था। लेकिन इस समय वर्तमान में जब पूछा जाएगा तो इस समय शरद अरविंद बोबडे हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और इनके बारे में देखते हैं, ये 47वें क्रम के हैं मुख्य न्यायाधीश, और ये संविधान के अनुच्छेद 124 में निहित हैं। 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं, इनकी एज लिमिट जो है 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा, आपको बताना है। तो रियाल जो ब्राज़ील देश की मुद्रा होती है, ब्राज़ील में मुद्रा को रियाल कहा जाता है। और ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि चीन की जो मुद्रा का नाम है वो युआन नाम है, और वहाँ चीन की राजधानी जो बीजिंग में है। क्यूबा की मुद्रा का नाम पीसो है, पीसो मुद्रा कहते हैं, और उसकी राजधानी हवाना है। गाम्बिया की जो मुद्रा है वो डलासी कहलाती है, और वहाँ पर जो राजधानी उसकी बांजुल है। और एक देश है जाम्बिया, जाम्बिया की जो मुद्रा वो क्वाचा है, और इसके जो राजधानी वो लुसाका है। तो गाम्बिया और जाम्बिया में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों में लेकर आया हूँ साथ में। गाम्बिया की राजधानी बांजुल, करेंसी डलासी, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, करेंसी क्वाचा। तो गाम्बिया, बांजुल, डलासी, जाम्बिया, लुसाका, क्वाचा। क्यूबा, हवाना, पीसो, चीन, बीजिंग, युआन। ये इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन में है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे, और ऑप्शन डी है देविका रानी। तो दादा साहब फाल्के से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो देविका रानी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देविका रानी को 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था फर्स्ट टाइम, और पृथ्वीराज कपूर जी को 1971 में यह मरणोपरांत मिला था इन्हें। सत्यजीत रे को 1984 में दिया गया था, और लता मंगेशकर जी को 1989 में दिया गया था। तो इससे संबंधित करंट न्यूज भी देख लेते हैं कि वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया जाता है, और इनकी फिल्म सुपर 30 के लिए। तो ये याद रखना है करंट न्यूज, क्योंकि पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है मयानी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है, और इसका कहा जाता था पहले केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछा जाएगा तो गोवा में, और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो पूछा जाएगा वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। मयानी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो यह आपको बताना, तना, जड़, जाइलम, डंठल। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है वो पानी और खनिज के परिवहन को प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इससे संबंधित। अगला बल्कि लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी बाना, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी भवभूत। तो इनमें से जो थे वो भास्कर जो थे
वो महान भारतीय गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन सी सही इसका सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट लेकर आऊँ कि भारतीय गणितज्ञों के नाम कुछ हैं जो कि आप देख लें, ये बार बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो दोबारा आए तो कर लें। तो भारतीय गणितज्ञों के नाम में आर्यभट्ट आते हैं, पिंगला आते हैं, जयदेव हैं, महावीरा हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं और भास्कर हैं, कात्यायन हैं और रामानुजम हैं। तो ये टॉप 9 जो थे मोस्ट भारतीय गणितज्ञ थे जो इनका नाम था। और ये हमारा आज का ओवरऑल सेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी दे सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन जो थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आज डिस्कस किया गया, उसी के बारे में देखा गया। बाकी अगले दिन हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए और उससे संबंधित फैक्ट और करंट न्यूज़ भी होंगे, तो उनको भी देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के और नमस्कार, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।